नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम सब के लिए एक बेहद दुख भरी खबर आई जब हमारे साथी सहयोगी एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। असमय वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं देवभूमि डायलॉग परिवार की ओर से उन्हें बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। यह हम सब के लिए एक असहनीय कष्ट है, लेकिन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना हर दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहा है, वो एक डरा देने वाली तस्वीर आज हम सबके सामने है। लेकिन पूरी मानव जाति को हौसले के साथ इस कोरोना से निपटना भी होगा। और 1 मई यानी कल से 18 से 45 वर्ष के बीच में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग बिना देरी किए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश आज हम करेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हर वक्त हर घड़ी हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर NS बिष्ट, आप सीनियर फिजिशियन हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल में और कोविड पेशेंटों को लगातार देख रहे हैं। लिहाजा कोरोना से कैसे बचना है और वैक्सीनेशन के प्रति कितनी गंभीरता दिखानी है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर NS बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग के मंच पे। डॉक्टर बिष्ट, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप जानते हैं कि कल से वैक्सीनेशन जो है 18 से 35 साल के उम्र के लोगों को भी लगेगी, लेकिन उससे पहले मैं एक आंकड़ा ज़रूर अपने दर्शकों के बीच रखना चाहूँगा। कुल मिलाकर अब तक 20,61,000 डोजेस लग चुकी हैं, जिसमें से 16,54,000 लोगों को पहली डोज और 4,06,000 लोगों को डबल डोज यानी दोनों डोज लग चुकी हैं। और तकरीबन अगर हम 18 से 45 साल से उम्र के लोगों की बात करें, इनकी तादाद अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखें तकरीबन 50 लाख है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्यों बहुत ज़रूरी हो गया डॉक्टर NS बिष्ट ये वैक्सीनेशन? देखिए, कोरोना का कोई सटीक इलाज तो है नहीं। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, यानी कि दवा से हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन अगर वो कोई संक्रमण हो, बैक्टीरिया हो, तो उसके विरुद्ध जो टीका होता है वही एक इसका कारगर उपाय है। आज के समय में हम आंकड़ों में जी रहे हैं। अगर 1911 के स्पेनिश फ्लू को देखें तो उस समय इस तरह की आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, डाटा बहुत कमजोर था। आज हमारे पास हर चीज का डाटा है कि कितने कोरोना मरीज आए, कितने गए, कितनों की मृत्यु हुई, कौन कितने उम्र के वर्ग के थे। इसी तरह से वैक्सीनेशन में भी आंकड़ों के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होगा तो हमें इम्यूनिटी मिलेगी, हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, वो जरूरी है, जो कि टारगेट होगा एक 80% के बराबर कल से। जी, क्या हम तैयार बोलिए। हैं डॉक्टर साहब? जो हमारा कार्यक्रम है वैक्सीनेशन का, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, अवश्य तैयार हैं, क्योंकि अब वैक्सीनेशन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। जिस तरह से कोरोना की महामारी ने इस समय विस्फोटक रूप लिया हुआ है, जिस तरह से हर उम्र के व्यक्तियों को यह लील रहा है, जिस तरह से कोरोना ने 45 साल से कम उम्र के लोगों की भी जान ली है और ले रहा है, ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन की इस प्रोसेस को बहुत त्वरित रूप से गतिमान किया जाए, ताकि जो प्रोडक्टिव एज के। हम कोशिश करेंगे कुछ ही पल पे डॉक्टर NS बिष्ट को जोड़ने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और तकरीबन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि 18 से 45 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन होगा, तकरीबन 50 लाख लोगों को ये कोरोना का जो टीका लगाया जाएगा। और तकरीबन हमने 1 करोड़ टीके की डिमांड भी की है केंद्र सरकार से। और आज खबर आई थी कई राज्यों ने अपने टीकाकरण अभियान को थोड़ा पीछे किया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त डोजेस नहीं है। इस लिहाज से भी अगर देखें तो हमें बचाव के लिहाज से ये डोजेस लगाना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो बुनियादी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है, उतना सक्षम नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को हम बेड मुहैया करा पाएँ या ऑक्सीजन मुहैया करा पाएँ या वेंटिलेटर्स हमारे पास इतने ज़्यादा हैं या आईसीयूज़ हमारे पास, इंटेंसिव केयर यूनिट्स हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबके सामने आ जाकर खड़ा हुआ है वो ये है कि हम कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन यानी मास्क लगाना ना भूलें। मास्क हमारे लिए सबसे बड़ा कवच है और ये रक्षा कवच जो है हम लोगों के लिए लगाना बहुत जरूरी। डॉक्टर बिष्ट आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बिष्ट, हम बात कर रहे थे अपनी तैयारी को लेकर। जी, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन ही आपकी नॉर्मल लाइफ को, जो हम सामान्य जीवन कोरोना से पहले जीते आए थे, वह वैक्सीनेशन ही कर सकता है। आज संचार क्रांति के युग में, संचार क्रांति के इस युग में आंकड़ों की भरमार है। हमारे पास हर तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं हर चीज के बारे में। तो इन आंकड़ों बाजी में न फंस करके हम इन आंकड़ों का सही उपयोग करना चाहिए कि जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो लोग देशांतरण करते हैं यानी कि युवा वर्ग के लोग, उनमें वैक्सीनेशन होने से उनमें उत्पादकता के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो घर से बाहर निकलेंगे तो वो दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाएंगे। वैक्सीनेशन का अप्रत्यक्ष जो फायदा है वो यही है कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति है वो दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो जिसको वैक्सीन लग चुका है वो दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकता। जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब, वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति अगर उसे कोरोना होता भी है तो वो फैलाने की योग्यता कम रखता है। कितने सेफ हो जाते हैं आप अगर आप दोनों डोज लगा लेते हैं तो? दोबारा संक्रमण के लिए आप पूरी तरह से सेफ नहीं है, अभी इस पर रिसर्च जारी है। पूरी वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण हुआ है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जानलेवा संक्रमण से आप सेफ हो जाते। तो इसलिए जानलेवा संक्रमण से मुक्ति है, लेकिन संक्रमण से मुक्ति नहीं है और दूसरों को फैलाने में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमी पूरी तरह शून्य पर चली जाए। डॉक्टर साहब, इसलिए मास्क का उपयोग लगातार करना होगा जब तक कि 80% भारतीयों को वैक्सीन नहीं लगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी 2 टीके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दो में बेहतर कौन है? मेरी आवाज डॉक्टर साहब आपको आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। एक प्रश्न ये बार बार आ रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ज़्यादा बेहतर कौन है, और जिस तरह से ज़्यादातर जो हमारे डॉक्टर्स हैं या टीका बनाने वाले लोग हैं उन दोनों का यही कहना है कि ये दोनों टीके जो हैं बेहद प्रभावी हैं और समान रूप से काम करते हैं। दोनों में ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की क्षमता है। इसलिए कभी ये मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि साहब हम कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं, दोनों ही टीके बहुत प्रभावी है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हम कुछ देर में कोशिश करेंगे डॉक्टर एनएस बिष्ट से जुड़ने की। साथ ही मास्क लगाना, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब कहीं भी जाइए, घर से जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं आप मास्क ज़रूर लगाइए। अच्छा मास्क लगाइए जो आपको बचा सकता है, क्योंकि सामने वाले का संक्रमण आप तक ना आए और आपके संक्रमण की वजह से आपका परिवार कष्ट में ना आए। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सब लोग टीका लगाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि एक जो पैनिक का माहौल है, हमें एक हौसला भी दिखाना है, एक हिम्मत भी रखनी है कि हम ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा परिवार खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था और उस दौर में मुश्किलात बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक हौसला था जिसने हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला। और कई सारी बातें सामने ज़रूर आ रही है, खासकर कई लोग कह रहे हैं कि साहब हमने वैक्सीन लगा ली है तो अब हमें ख़तरा नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है।
जबकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आपने वैक्सीनेट अपने को करा भी लिया तो उसके बाद भी आप मास्क या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोरोना के लिए ये ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सबको आप आत्मसात करिए, यही सबसे बहुत ज़रूरी है। और हमारी लगातार कोशिश है कि डॉक्टर एन एस बिष्ट हमारे साथ जुड़े, लेकिन इन सब के बीच में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही थी, ये जानना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आने वाले समय में ये दौर तो चला जाएगा, ये दौर हमारे जीवन से निकलेगा ज़रूर, आज नहीं तो 1 साल के बाद। लेकिन हम सब के लिए एक प्रश्न ज़रूरी है कि हम आने वाले समय में अपने हुक्मरानों से ये ज़रूर कहें कि हमें बेहतर अस्पताल चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। खासकर आज जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह का हाल पूरे देश ने देखा, आप यकीन मानिए स्टैंडिंग कमेटी ने जो इस संसद की स्थायी समिति है उसने पहले ही आगाह किया था सरकार को कि हमें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के मामले में और तैयारियों के मामले में, ज़्यादा बेड बढ़ाने के मामले पे हमें तैयारी करनी चाहिए। खासकर एक ऐसे समय में जब हम सब चर्चा कर रहे हैं, जब WHO कहता है अपने नॉर्म्स के मुताबिक कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 6% अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये खर्च 2% से भी कम है। हमने ज़रूर आयुष्मान भारत योजना लागू की है, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू है, लेकिन बावजूद इसके आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक ब्रिटेन की बड़ी फेमस पत्रिका है लेंसेट, और लेंसेट की अगर हम बात करें, डी डॉक्टर एन एस बिष्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बिष्ट, मैं अपने दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा, हमारी कनेक्टिविटी बार बार कट रही है। एक जो बुनियादी सवाल डॉक्टर बिष्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि साहब हम लोगों को थोड़ा सा, हम इससे आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे, लेकिन अब ज़रूरत है अच्छे अस्पतालों की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की, हमें ज़्यादा निवेश अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में करना ही होगा। हमारा जो है कि हेल्थ इकोनॉमी जो है ना, हेल्थ पर हमें ज़्यादा फोकस करना ही होगा। हम जिस तरह से इस महामारी में हमारी आर्थिकी का नुकसान हुआ है जी, उससे हमें ये सबक लेना होगा कि जब तक हम हेल्थ में ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस युवा आबादी को कार्यशील नहीं बना पाएंगे, तो उत्पादकता जो है युवाओं की वो कम होती जाएगी। इस महामारी ने हम जी डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन पे बात कर रहे थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर बहुत सारे लोगों के ये सवाल है इसमें बेहतर कौन है? आप दीदी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1.5 साल से सभी लोग डॉक्टर हो गए, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो डॉक्टर तो हैं ही हैं, हर वर्ग के लोग किसी न किसी तरह की डॉक्टरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा गवर्नमेंट भी अभी एक तरह की डॉक्टर है, मीडिया भी एक तरह का डॉक्टर है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ सामने आती है उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में बातें, उसके बारे में शक शुबा, ये सब चलता रहता। पहले लोगों ने वैक्सीन के बारे में अफवाहें भी फैलाई, अल्टीमेटली अभी जब ये महामारी बढ़ी है तो लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि वैक्सीन का क्या इफेक्ट रहा। तो अल्टीमेटली आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि वैक्सीन जो है दोनों ही बराबर हैं, कारगर हैं, उनमें ऊपर नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोवैक्सीन के लिए ये कहा कि ओन वायरस है, तो वो ये जो नया डबल म्यूटेंट है या वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके विरुद्ध ज़्यादा कारगर है, ऐसी रिपोर्ट भी आई है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि कोविशील्ड लगाने वालों में वो कारगर नहीं है। तो वैक्सीन के बारे में इस तरह से नहीं विचार करना चाहिए कि इसमें से कोई एक अच्छी है और कोई उतनी अच्छी नहीं है। दोनों ही वैक्सीन समान रूप से हमारे देश में कार्य करती हैं। डॉक्टर साहब, एक और तकनीकी प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए मेरी पहली डोज मैंने कोविशील्ड की लगाई, तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लगानी है, मैं कोवैक्सीन भी लगा सकता हूँ? अभी तक तो यही है कि इस तरह के ट्रायल नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में शायद इस तरह की कोई बात हो। लेकिन अभी तो आपको अगर
कोवैक्सीन दी गई है तो आप कोवैक्सीन ही सेकंड डोज लगाएं, कोविशील्ड पहली वैक्सीन दी है तो वही दोबारा लगाएं। हालांकि हो सकता है बाद में जब बूस्टर लगे, शायद वो 6 महीने बाद की बात हो या जब भी हो, शायद उसमें से हम कोई भी वैक्सीन लगा पाए, लेकिन 2 डोज जो वैक्सीन की होगी वो किसी एक ही वैक्सीन से होगी। तो आप कह रहे हैं कि बीच बीच पे हमें बूस्टर डोज भी लगानी पड़ेंगी डोज लेने के बाद? हाँ, मुझे लगता है कि इसकी इम्यूनिटी कितनी रहेगी, अभी ये गहन मंथन, गहन इस पर अध्ययन जारी है, और कब हमें बूस्टर इसके लिए लगाना होगा, जल्दी ही इसके बारे में भी मेरे ख्याल से गाइडलाइंस आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव है, वो कोरोना से जंग जीता है, उसके बाद वो अपने को वैक्सीनेट भी करा लेता है, तो कितनी इम्यूनिटी उसके अंदर आ जाती है? देखिए, इम्यूनिटी का जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोगों की जो इम्यूनिटी के बारे में धारणा है वो अलग तरह की है। कोई भी चीज, ये शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, नश्वर है, इसे बीमारियां होती रहें। ये कहना कि हम किसी एक इन्फेक्शन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, वैसा नहीं है, क्योंकि पहले के कुछ पुराने अगर आप देखिए जो वायरसेस से, जैसे स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स से हम मुक्ति पा सके, पोलियो वायरस से हम मुक्ति पा सके, लेकिन ये जो आरएनए वायरस है, ये हमारा जो कोविड जो कोरोना वायरस है, ये काफी म्यूटेट करता है, और अल्टीमेटली इसकी वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव होना मुश्किल है। HIV आप देखिए, वो भी आरएनए वायरस है, HIV वायरस भी, लेकिन HIV की खासियत ये है कि उसके लिए हम अच्छी दवाएं विकसित कर पाए हैं। ऐसा होगा कि एक दिन कोरोना के लिए भी अच्छी दवाएं आएंगी, तब कोई और वायरस होगा। आदमी वायरसों से लड़ता रहेगा। छोटी छोटी जगहों पर हम बैक्टीरिया से लड़ते हैं, बैक्टीरियल संक्रमण इतना पैंडेमिक नहीं होता, लेकिन वायरस जो है पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एक साथ चपेट में लेने की क्षमता रखता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्टिकुलर अपनी उनकी लोकेलिटी में संक्रमण फैलाते हैं। तो वायरस से हमें जीवन, मतलब कदापि जब तक इंसानियत रहेगी तब तक वायरस रहेगा, किसी न किसी रूप में रहेगा। आज कोरोना वायरस है, कल कोई और वायरस होगा, परसों तीसरा वायरस होगा। नहीं, लेकिन तो डॉक्टर साहब हमें आप कह रहे हैं कि जिस तरह की कोरोना वायरस जो भी वेरिएंट है, म्यूटेंट है, हमें अब अपनी ज़िंदगी को दूसरे रूप में जीना होगा, यानी जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए अब। जी जी, बेसिकली ये है कि हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए महामारी की रोकथाम, महामारी की रोकथाम, ताकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो सामाजिक गतिविधियां हैं, वह पुनः सुचारू रूप से चल सके। तो महामारी की रोकथाम हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ वैक्सीनेशन का जो पुश है वो बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद ही हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी आपको लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर एक गंभीरता आई है, खासकर जिस तरह के हालात देखे हैं सबने, तो लोगों को मन में एक कॉन्फिडेंस जगा है कि नहीं, ये वैक्सीन सेफ है? वैक्सीन के बारे में यही रहता है हमेशा, क्योंकि वैक्सीन बनती भी कई विलंब से हैं, और उसके बाद कई सालों के बाद ही, जब महामारी हो, किसी बीमारी की बहुत अधिकता हो जाए, तभी लोग वैक्सीनेशन को लगाते हैं। इस महामारी के बाद जो ये सेकंड वेव है, इसके बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है वैक्सीन के बारे में। लोग अब चाहते हैं, लोग जब देख रहे हैं मृत्यु दर बढ़ा है, हालांकि मृत्यु दर हमें छोटे रूप में बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अदरवाइज मृत्यु दर 1% के पास है। इस बार हमारे पास केसों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मृत्यु दर ज्यादा दिखाई पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार ये ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा डिमांड, मतलब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ गई है? ये वेरिएंट क्या इतना खतरनाक है कि ये सीधे लंग्स पर अटैक कर रहा है? नहीं, देखिए, ये वायरस लंग्स का वायरस तो बिल्कुल भी नहीं, यह रक्त सिराओं का वायरस, जो कैपिलरीज होती हैं, जो सिराएं होती हैं, बहुत बारीक बाल जैसी पतली सिराएं होती हैं, जिसका जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है,
उन शिराओं को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वहां खून का थक्का जमता है। तो उसमें से लंग्स एक ऑर्गन है, क्योंकि प्राणवायु जो है हमारी, ऑक्सीजन जो है वहीं से संचार होती है, और लंग्स एक बहुत संवेदनशील ऑर्गन है हमारा फेफड़ा, इसलिए ये लग रहा है कि लंग्स की बीमारी है। लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर बीमारियां किसी न किसी भी तरह से लंग्स में ही अपना संक्रमण ले आती है। तो इस बार जो आपको ऑक्सीजन की जो किल्लत देखने को मिल रही है, उसका कारण बहुतायत में केसों की संख्या है। इसका मतलब ये इसके जो चलते, वेरिएंट है ये ज्यादा संक्रमित करने की क्षमता रखता है। हाँ, किंतु मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। ये एक गलत फहमी है कि इससे मृत्यु दर ज्यादा हो रही है। अगर आप उत्तराखंड का ही रिकॉर्ड देखें तो मृत्यु दर को अगर आप केसों की संख्या से मिलाएंगे तो अनुपात वही पाएंगे या उसी के बराबर पाएंगे जो पहली लहर में था। लेकिन तो उत्तराखंड का जो मृत्यु में दर है वो तो राष्ट्रीय मृत्यु दर से ज्यादा है सर, ये भी एक चिंता की बात है। ये हो सकता है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य संसाधन हैं उन पर जो है अन्य राज्यों का भी काफी दबाव रहता है, क्योंकि देहरादून में बाहर के लोग काफी रहते हैं, तो उनके रिश्तेदार या फिर जो सटे हुए राज्य हैं उत्तराखंड से, उसमें अदरवाइज आप अगर दो शहर देखें, हल्द्वानी और देहरादून, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी कोई कमी नहीं थी। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें, हल्द्वानी और देहरादून आप मेडिकल हब के रूप में कह सकते हैं उत्तराखंड के, लेकिन उन पर भी इतना दबाव कहाँ से आया? पहाड़ के लोग तो यहाँ नहीं, लेकिन बहुत डॉक्टर कम साहब आए इन मेडिकल हब्स में भी आज बेड नहीं अगर मिल आप रहे हैं। देखें, लोग सबसे ज्यादा दौड़ा वही मैं भागी कह इन्हीं रहा हूँ। मेडिकल हब में कर रहे हैं। जी जी जी, इन दो मेडिकल हब्स में ही आपने देखा क्राइसिस हुआ, जब केसों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है तो अधिक केसें एक साथ आने की वजह से ऐसा हुआ, और चूंकि इन दोनों मेडिकल हब्स पर बाहरी राज्यों का भी दबाव। डॉक्टर साहब एक और बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं क्या, खासकर इन टीकों के? और अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो थोड़ा लोग डर भी जाते हैं कि कई बार फीवर आ रहा है या नोज़िया हो रहा है या रेस्टलेसनेस फील कर रहा है आदमी, तो एक डर का भाव भी आ जाता है। थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जीवन में कोई भी दवा 100% हानि रहित नहीं हो सकती। कुछ भी, कोई भी भोजन, कुछ भी जो इंसान ग्रहण करता है वो 100% सेफ नहीं है। उसी तरह से जैसे कि घर से निकलना 100% सेफ नहीं है। अगर 100% सेफ होता, सुरक्षित होता, तो एक्सीडेंट्स ना होते। तो उसी आप इस बात को इसी एक्सीडेंट वाली थीम से समझिए। जैसे ही युवा घर से बाहर निकलेगा, आप गाड़ी से निकलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। उसी तरह से वैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, दवाओं के भी साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि वैक्सीन पर चर्चा हो रही है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन में ये हो सकता है कि इसके कोई दुष्प्रभाव हो। वैक्सीन के उतने ही दुष्प्रभाव हैं बाकी जो जितने वैक्सीन के होते हैं। जितनी भी पुरानी वैक्सीन है हम बच्चों को दे रहे हैं या बुजुर्गों को दे रहे हैं, उसी अनुपात में इस वैक्सीन की भी साइड इफेक्ट्स हैं। ओके डॉक्टर साहब, हर कोई वैक्सीन लगा सकता है या खासकर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, या वो नहीं लगा सकती? अभी इस बारे में पूरे डाटा उपलब्ध ही नहीं है कि हम इसको प्रेग्नेंट वुमेन को लगा सकते हैं या नहीं है, या जैसे कि छोटे बच्चे 18 साल से नीचे, उनमें अभी ये ट्रायल जारी है। गर्भवती महिलाएं कई वैक्सीन लगा सकती हैं, लेकिन अभी इस वैक्सीन के बारे में कहना बड़ा मुश्किल। ये फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में कोवैक्सीन और कोविडशील्ड में बराबर का अंतर है, यानी दिनों का डिफरेंस, या आपको लगता है कि आगे पीछे है? नहीं, अभी तो 6 से 8 हफ्ते का ही है दोनों के बीच में जो गैप है। यही देखा गया कि गैप बढ़ाने से, जो पहले 4 हफ्ते का था, गैप बढ़ाने से जो कि 6 हफ्ते का, तो वैक्सीन ज्यादा असरदार होती है। एक बात मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा, कई लोग सोचते हैं कि हमें कोरोना हो गया तो हम वैक्सीन क्यों लगाएं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीन में एक एडजुवेंट भी होता है।
एडजुवेंट का काम होता है वैक्सीन को और ताकतवर बनाना। जितनी इम्यूनिटी, जितनी प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा हमें प्राकृतिक इन्फेक्शन से मिलती है, उससे ज्यादा वैक्सीन से मिल गई। इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से, वैक्सीन का कोर्स पूरा करने से आप जानलेवा जो बीमारी है, यानी कि फेफड़ों में अत्यधिक संक्रमण और फेफड़ों में अत्यधिक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हो जाने से आप बच सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था, वैक्सीन का एक अप्रत्यक्ष से लाभ होता है कि प्रसार करने की क्षमता में कमी, क्योंकि वैक्सीन आप में वायरस को रहने नहीं देती। मामूली इन्फेक्शन भी होगा, मामूली उससे वायरस से अगर लड़ेगा भी व्यक्ति वैक्सीन लगाया हुआ, तो वो वायरस को इतना नहीं सेट करता कि वो दूसरों को संक्रमित करे। डॉक्टर साहब, इस लेवल की तैयारी है हम लोगों की, बिकॉज आप गवर्नमेंट से भी जुड़े हैं, कि हम बहुत तेजी से अपने लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं? तकरीबन 50 लाख आबादी, और मैं समझता हूँ 16 लाख वो लोग जो दूसरी डोज लेंगे। मुझे लगता है सरकार इस बारे में ये तैयारी की हुई है ताकि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो सके। और मैं युवा वर्ग को शुभकामनाएं देता हूं कि वो ये जो फ्री वैक्सीन है, जो 18 साल से 45 साल के व्यक्तियों के लिए फ्री वैक्सीन का इंतजाम किया है सरकार ने, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसका लाभ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मुझे बताइए कि इलाज को लेके, रेमडेसिविर को लेकर बहुत भागम भाग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं और इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? रेमडेसिविर एक बड़ी कहानी है। रेमडेसिविर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का मतलब होता है उसे किसी विशेष सेटअप में ही लगाया जाता है और उसके बारे में पूरे डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं कि क्या वो काम कर भी रही है या नहीं। तो हुआ क्या कि जब नवंबर दिसंबर में केसेज सारे डीप होने लगे, हमारी जो रेमडेसिविर बनाने की क्षमता थी 38.8 लाख की शीशियों की, वो क्षमता उस समय बराबर थी। तो स्टॉक बहुत जमा हो, स्टॉक जमा होने के बाद डॉक्टरों ने इसका फ्री यूज किया। कोविड उन्होंने देखा थोड़ा बहुत लंग्स में पैचेज हैं, 3 से ऊपर या 5 का स्कोर है सिटी में, तो उन्होंने रेमडेसिविर लगानी शुरू कर दी और उसका असर यह हुआ कि रेमडेसिविर का बहुत प्रचार हो। लोग यहाँ तक कहने लगे कि देखो लंग में ये इन्फिल्ट्रेट्स को फटाफट साफ कर देती। ये प्रचार अब चूंकि कोविड के अलावा तो 1.5 साल से लोग न तो कुछ पढ़ रहे हैं, न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, तो लोगों को ये लगा कि ये रामबाण दवा, जबकि ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर अगर शायद काम करे भी तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन में और शुरुआती 10 दिन के भीतर, सबसे बेहतर रहेगा 7 दिन के भीतर काम करती है। लेकिन अगर आप रेमडेसिविर के यूज का डाटा कलेक्ट करें अस्पतालों से, आपको दिखेगा कि 90% से ज्यादा जो रेमडेसिविर का यूज हो रहा है वो 10 दिन के बाद हो रहा है और अत्यधिक संक्रमण, अत्यधिक जो लंग्स में इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ऐसे केसेज में हो रहा जहां की रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें इलाज उपलब्ध है नहीं, कोई ऑक्सीजन और स्टेरॉइड के अलावा कोई भी चीज कारगर नहीं है। लेकिन रेमडेसिविर ने एक प्रचार पाया और जिसके चलते एक पॉपुलर, जिसे हम कहते हैं, ओपिनियन है इसके बारे में। आज ही की बात है कि एक व्यक्ति ने मुझसे जबरदस्ती रेमडेसिविर लिखवाई अस्पताल में। उसने कहा मैं अपने पैसे से खर्च कर रहा हूँ, अपने मरीज को लगाना चाहता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि रेमडेसिविर के बारे में एक पॉपुलर परसेप्शन है कि ये काम करती है। नहीं तो रेमडेसिविर का कोई विकल्प भी है? मतलब रेमडेसिविर नाम से नहीं, दूसरे नाम से, दूसरी कंपनी से कोई विकल्प है इसका? रेमडेसिविर सॉल्ट है, कंपनी नाम तो मुझे भी नहीं पता। कंपनी तो 7 कंपनियां बनाती हैं देश में, अलग अलग नाम से होगा वो। रेमडेसिविर एक्चुअली जेनेरिक सॉल्ट का ही नाम है।
जी। डॉक्टर साहब, एक और बात जो आ रही है, मान लीजिए किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, शुरुआती सिम्टम आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि साहब टेस्ट कराना, इतनी भीड़ है, उसके बाद रिपोर्ट्स आने में 3 4 5 दिन लग जा रहे हैं। इस बीच में वो लोग कहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको कंफर्म नहीं है कि उनको वो कोरोना पॉजिटिव है नहीं, और वो कई लोगों पे स्प्रेड कर देते हैं। आप इसका क्या इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे कि मान लीजिए आपको थोड़ा भी सिम्टम आते हैं, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, वीडियो बना के भी सोशल मीडिया में जारी कर चुका हूँ कि महामारी में बुखार मतलब कोरोना। जब बुखार मतलब कोरोना मैं कह रहा हूँ तो ये समझना होगा कि बुखार आए हुआ व्यक्ति अगर जांच नहीं करा पा रहा है तो अपने आप को कोरोना मानकर आइसोलेट कर और एकांतवास में रहे। तो इसका प्रसार, और अभी तो लोग न तो जांच करा रहे थे, अब वो जांच करा भी नहीं पा रहे भीड़ की वजह से। तो ऐसे में इसका प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, घर के सारे व्यक्ति संक्रमित हुए। संक्रामकता इतनी ज्यादा बड़ी है इस बार क्योंकि लोगों ने जांच ही नहीं कराई बुखार। लोग टाइफाइड से खेलते रहे, टाइफाइड की जांच से खेलते रहे, और लगातार बोलते हैं मेरी टाइफाइड जांच पॉजिटिव है और मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि महामारी में जो मूल सिम्टम होता है, मूल लक्षण होता है, उसी लक्षण को आधार मान लिया जाता है महामारी के डायग्नोसिस के लिए। तो अभी बुखार मतलब आपको कोरोना मानना होगा जब तक कि जांच रिपोर्ट या फिर एक्सरे की रिपोर्ट या सीटी स्कैन की रिपोर्ट ये नहीं बता देती कि यह कोरोना नहीं कुछ और। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ये भी बताइए, एक्सरे में भी निकल के आ जाता होगा? अगर आपके लंग्स में पैचेस हैं वो तो एक्सरे भी जी दिखा जी देगा, जी जी या आप जी कहेंगे जी कि ना सीटी कराना जरूरी है? नहीं नहीं, सीटी कराना जरूरी नहीं है। अभी जब 7वें 8वें 9वें दिन मरीज आपके पास आता है, जनरली जो कि उसका प्रेजेंटेशन है, जब उससे सांस की तकलीफ होने लगती है या ऑक्सीजन डिप कर रहा होता है या उसका बुखार नहीं रुक रहा होता है, तो ऐसे में एक्सरे चेस्ट भी काफी लाभदायक है क्योंकि आम तौर पर उपलब्ध हो जाता है, सस्ता भी है। मैं सबको सीटी कराने की सलाह बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से इंडिकेशन हैं जिनको आधार मानकर व्यक्ति को घर से तत्काल अस्पताल आना चाहिए? देखिए, ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर चक्कर आना, सर दर्द होना, कंफ्यूजन में रहना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बेचैनी होना, अगर किसी व्यक्ति को पास अगर ऑक्सीजन देखने की मशीन जो कि पल्स ऑक्सीमीटर है वो भी ना हो, तो उसे भी ये लक्षण समझ में आ सकते हैं। और चक्कर आना और एकदम हाथों का कँपाना, हाथ कांपने लगते हैं या फिर हाथों में नीलापन आ जाता है, तो इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत आपको अस्पताल के लिए निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है और वो 94 से नीचे जा रहा है लगातार और आपको सांस में दिक्कत भी हो रही है, तो आपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि इसमें क्या कर रहे हैं। अगर वो आपको एक्सरे या सीटी की सलाह दे रहे हैं या कुछ ब्लड टेस्ट की भी सलाह दे रहे हैं साथ में, तो वो करा करके या तो भर्ती हो जाना चाहिए या फिर घर में अगर वो सजेस्ट करते हैं कि इन दवाओं से आपको तुरंत लाभ होगा, जैसे कि स्टेरॉइड है। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन नहीं है और लंग्स में दिक्कत ज्यादा है तो स्टेरॉइड शुरू किए जा सकते हैं। 92, 93, 94 का सैचुरेशन मेंटेन किया जा सकता है आराम से, क्योंकि ये जो सैचुरेशन है ये कोई फिक्स चीज नहीं है। चलते हुए अचानक आपका कम हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बैठा हुआ व्यक्ति, घर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसी दौरान आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा कि वो 95 मेंटेन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप दौड़ दौड़ कर अस्पताल जाएं। आप दवा लें और दवा ले करके देखें उससे, क्योंकि अस्पतालों में आप देख रहे हैं कि सैयाओं का बहुत अभाव है, क्योंकि बहुत सारे केसेज एक साथ हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोमॉर्बिडिटी में भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या होता है? हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते हैं कि उनको ज़्यादा अटैक कर रहा है कोरोना। देखिए, जैसे शक्कर में, शक्कर के प्रति
मक्खियां खींची चली आती है, उसी तरह से शुगर के रोगी में कोरोना खींचा चला आता है। तो शुगर का रोगी बड़ी मुश्किल से बचता है। तो जितना भी अगर बहुत अति प्रिकॉशन न ले रहा हो, तो शुगर के रोगी में, अगर शुगर का रोगी किसी ऑफिस में है, वहां कोई संक्रमित पाया जाता है, तो ये मान के ही चलना पड़ेगा कि वो व्यक्ति भी ये संक्रमण ग्रहण कर चुका। तो शुगर जो डायबिटीज है वो इसमें, और बुजुर्ग लोग इसे काफी जल्दी कैच कर। जी डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, और अगर हम घर पे, ज़्यादातर लोग आजकल घर में रुक रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करें ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें? दिनचर्या में सुबह उठ करके व्यायाम है, टीवी कम देख करके आप किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताबें मन को शांत करती हैं, क्रिएटिव बनाती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जो कि टेलीविजन नहीं करता। म्यूजिक सुन सकते हैं, संगीत का शौक रखने वाले। और खान पान में जो विशेष बात है वो यह है कि खान पान को रोटेट करें, एक ही तरह का खाना प्रतिदिन न खाएं, एक ही सब्जी, एक ही तरह की दाल नहीं, काली दाल भी, पीली दाल भी, सब्जियां हर तरह की, आज ये कल वो, ये आपको करना चाहिए। साथ में जिन लोगों को एलर्जी नहीं है मिल्क प्रोडक्ट से, उनको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर एनएस बिष्ट, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और देवभूमि डायलॉग के मंच में आकर ये सब हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आप दिन रात हमारे मरीजों की सेवा में लगे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी। और हम सब मिलकर ये कोरोना से जंग ज़रूर जीतेंगे। और जैसा कि जो कार्यक्रम हमने आज चलाया है कि साहब आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, आप आरोग्य सेतु से करा सकते हैं, या सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है उस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश को देखने के लिए।